नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राजेश कपूर और आज इस टेक टॉक्स के सेकंड एपिसोड में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक गैप देखा कहीं ना कहीं इस पिछली दुनिया से लेके जब हम इस दुनिया में ट्रांजिशन करते जा रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं एक गैप नोटिस किया। इंडिया जो है जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो गैप भी टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं क्रिएट किया हम लोगों के दिमाग में। इसी गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम का इजाद किया, टेक टॉक्स। और इसमें इस प्रोग्राम को इजाद करने में, इस प्रोग्राम को बनाने में हमारी जिसने सहायता करी, जिसने इस प्रोग्राम के लिए हमारे को फंड्स दिए, जिसने इस प्रोग्राम के लिए हमारे को हौसला दिया, वो कंपनी है GISPL, जिसके डायरेक्टर, जिसके फाउंडर डॉक्टर नवीन धाम हमारे साथ आज इस स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा जो हम लोग शुक्रिया करना चाहते हैं वो है कंपनी क्लाउड एक्सेस का। क्लाउड एक्सेस भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं आप पा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना, आप क्लाउड एक्सेस के नंबर्स के ऊपर आप डायल कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे GISPL क्या करता है। GISPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। हम लोग चाहे क्लाउड पर चले जाएं, चाहे हम बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर लें, चाहे हम किसी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे को ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि क्या हम सिक्योर हैं। हमारे को बहुत सी इंस्ट्रक्शंस वेरियस इंस्टीट्यूट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे बैंक्स हो गए या फिर कोई डेवलपर हो गया, तो वो बताते रहते हैं कि क्या आपने जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करी है क्या वो सेफ है, चेक कर लीजिए। तो ये चेकिंग जो है वो GISPL हमारे को करके देता है, जो कि सर्टेन एम्पैनल्ड है कंपनी। और डॉक्टर धाम जो है उनकी निगरानी के अंदर हम लोग सभी बैंक्स को ये इंश्योर करते हैं कि वो उस डिजिटल कंप्लायंस को मीट करते हुए आगे चले। तो हम बात कर चुके हैं स्पॉन्सर्स की, अब हम बात करते हैं उन दो मेहमानों की जो इस स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं और अपने अपने वो बिजनेसेस को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू रन कर रहे हैं, ये उनसे जानना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेहमान हमारे पास हैं मिसेस भावना खन्ना, जो कि एक इमिग्रेशन कंपनी चलाती हैं, राइट चॉइस कंसल्टिंग के नाम से। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इनसे मुलाकात। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं ग्रैंड थॉर्टन के पार्टनर जसप्रीत जी। दोस्तों, जसप्रीत जी से मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि हम लोग सिक्योर्ड जोन के अंदर चल पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले मुखातिब होते हैं भावना जी से। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। भावना जी, एक इमिग्रेशन कंपनी आप चलाती हैं और आज ये टेक टॉक्स के अंदर आप आई हैं, तो जाहिर है कि हम ये पूछेंगे जरूर कि टेक्नोलॉजी का रोल कैसे आप इसमें लेकर आई अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये कि आप एक साइकोलॉजी कंसल्टेंट रही हैं थ्रू आउट योर लाइफ। आपने जो है साइकोलॉजी के ऊपर लोगों को काफ़ी कंसल्टेशंस दी हैं, स्कूल्स के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। तो ये एक इमिग्रेशन की तरफ को कैसे रुख कर लिया? सो देखिए, जब मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ काउंसलर काम कर रही थी, सो दैट वाज द टाइम। तब भी ये था कि लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे, डिफरेंट तरह की समस्याएं होती थी। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट की तरह मैंने काम किया है, तो वो बच्चों और पेरेंट्स और फैमिलीज के जो इश्यूज थे वो हमेशा मेरे नो हाउ में आते रहे और मैंने अपनी समझ से, अपने साइकोलॉजिकल टूल्स की मदद से वो सब चीजें सॉर्ट करने की कोशिश की। सो आई ऑल्सो वॉज करियर काउंसलर एज वेल। तो वो जो सारे इश्यूज के बीच में हम काम कर रहे थे, उसमें से काफी बड़ा एक चंक जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच की समस्या रहती है वो करियर्स को लेकर रहती है, वो पढ़ाई को लेकर के रहती है, उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर के रहती है। तो ये सब चीजें चल रही थी। स्कूल से भी कॉन्टैक्ट्स थे, स्कूल में भी मैं जाके ओरिएंटेशन सेशंस लेती थी जहां हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं स्टेज वाइज, किस तरह से क्या आप अपने बच्चे की जर्नी में एक्सपेक्ट करें। सो दिस वाज इन दोज टर्म्स इट वाज अ वेरी वेरी नेचुरल ट्रांजिशन कि स्कूल लेवल से जब अब बच्चों ने आगे की पढ़ाई की तरफ जाना है तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन आप भी नोट करेंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले करियर वाज मोर अबाउट इंडिया। अभी जो करियर है वो ग्लोबल होता जा रहा है सबका। तो ये बहुत ही नेचुरल ट्रांजिशन जब मैंने देखा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे तब फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स तब फेस कर रहे हैं, डायनामिक्स बदल रहे हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स के, घर में जिस तरह से टेंशन्स हो रही हैं या जिन तरीकों से हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं। सो तब मेरे माइंड में ये आया। और मेरे ब्रदर ऑलरेडी इस प्रोफेशन में थे,
ही इज अ वेरी सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ही इज ऑल्सो द जस्टिस ऑफ पीस न्यू साउथ वेल्स। तो फिर उन्होंने और मैंने इकट्ठे मिलकर के राइट चॉइस कंसल्टेंट्स इंडिया को शुरू किया इंडिया में, विच वॉज इन 2014। शुरू करते हैं दोस्तों अपने दूसरे गेस्ट का, जसप्रीत जी। जसप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you for giving me this opportunity to come on this channel. इट्स आवर प्रिविलेज दैट यू आर हियर। और हम लोग आपसे तो बहुत कुछ जानेंगे सर। टेक टॉक्स लगता है प्रोग्राम आप ही के लिए बनाए, आपकी प्रोफाइल के लिए बनाए। सो जैसे मैम ने बताया कि उन्होंने एक ट्रांजिशन एक फेस किया अपने लाइफ के अंदर, साइकोलॉजी से वो इमिग्रेशन की तरफ चल पड़ी, जस्ट बाय लुकिंग एट हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग। तो कैसे आप अपने कैरियर में ट्रांजिशन लेके आते रहे, कहाँ से शुरू किया आपने? तो 20 साल हो गए मुझे कंसल्टिंग करते हुए, एंड स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी एंड साइबर की कंसल्टिंग कर रहा हूँ। ये बड़ी जल्दी पता चल गया था कि टेक्नोलॉजी की जो गेम है वो बहुत लंबी चलने वाली है। ये टेक्नोलॉजी हर एक जो इन्वेंशन होती है या हर एक जो डिस्कवरी होती है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, राइट। उस टाइम पीरियड के बाद आइदर वो टेक्नोलॉजी फेड होने लगती है या वो कंसेप्ट फेड होने लगता है। बट ये जो टेक्नोलॉजी की जो वेव आ रही है, ये अगर आप मेरी मानोगे तो इट इज स्टिल वेरी अंडर पेनिट्रेटेड इंडिया में। आज की डेट में हम ग्लोबल एक अलग ही बात कर सकते हैं, बट इंडिया में जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है इन कंपनीज वगैरह वो अभी भी बहुत कम है। जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को और अवेयरनेस चाहिए। एक ना बहुत छोटा सा 7 मिनट का वीडियो है यूट्यूब में, जिसमें क्या दिखाते हैं कि लाइफ 2030 में कैसे होगी, राइट। आपका जो अलार्म क्लॉक है वो आपकी कार के साथ बात कर रही है कि 7 बजे उठेंगे तो 7:30 बजे कार अपने आप प्री हीट हो जाए, ठीक है। जो कि आपके गैस स्टेशन के साथ बात कर रही है कि 8:15 बजे के करीब हम वहां पहुंचेंगे ताकि गैस स्टेशन में हमें जगह मिल जाए गैस भरवाने के लिए, राइट। वहां से आपका ऑफिस की लिफ्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए रेडी रहेगी जब आप 8:15 बजे वहां पहुंचे। तो आप ये देखिए इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। कहीं भी एक छोटा सा लूप होल और कोई भी एक छोटा सा साइबर का इंसिडेंट हो गया, मतलब आपकी पूरी लाइफ वहां पे तहस नहस हो सकती है। तो जब मैंने ये देखा कि टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो हमें लोगों को भी जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने आरबीआई का नाम लिया, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या आज भी आपको हफ्ते में एक ऐसा मैसेज नहीं आता कि आपका किसी पेमेंट वॉलेट का बैलेंस लो है या आपकी बिजली का बिल ड्यू है, ठीक है। मैं हमारे जैसे बहुत सारे दर्शक जो टीवी देख रहे होंगे वो फिर भी समझदार होंगे, उनको पता है कि इस पे मैसेज पे क्लिक नहीं करना। लेकिन आप अपने ओल्ड पेरेंट्स का सोचिए जो घर पे जिनको मैसेज आया कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो 20 मिनट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी, क्या वो पैनिक होंगे या नहीं होंगे? तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कंसल्टिंग करते हैं एंड लोगों को हेल्प करते हैं, मतलब अवेयर कराते हैं लोगों को कि गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं। बिल्कुल। हमारे को भी इस शो के दौरान बार बार लगातार अपने एक्सपर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है अवेयर होने के लिए कि जो बिजनेसेस अभी इन्होंने सुने तो उसके अंदर कहीं जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं वो कहाँ अभी ये जांच पा रहे हैं, और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम लोग देख पाएंगे वो कितने सही थे या कितने गलत थे। डॉक्टर साहब आपके पास चलते हैं, आपसे पूछ लेते हैं और जानना चाहेंगे। अभी आपने दोनों प्रोफाइल्स को सुन लिया अच्छे तरीके से, यहाँ पर दोनों बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजिकली कहाँ पर ये लैक कर सकते हैं, वो आगे हम जानेंगे कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो पहला वाला प्रोफाइल है जिसमें कि दे आर इनटू इमिग्रेशन सर्विसेज, तो इमिग्रेशन में ये अपना एक पोर्टल यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। सबसे पहला जो हैकर जो होता है वो हमेशा देखता है कि कहाँ से अंदर घुसा जाए, तो उसके पास अलग अलग दरवाजे होते हैं जिससे वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो वो दरवाजे यहाँ पर जो है टेक्निकल दरवाजे होते हैं जहां से कि वो अंदर घुसता है, जैसे कि आपकी वेब एप्लीकेशन हो गई या मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या नेटवर्क हो गया। नेटवर्क में सर्वर भी हो सकता है, आपका क्लाउड भी हो सकता है, इवन आपका जो फायरवॉल्स हैं वहां से भी घुस सकता है। तो और इवन जो आपके फिजिकल लोकेशन है उसके अंदर भी जाके हैकर ट्राई कर सकता है, अंदर घुस के आपके इक्विपमेंट्स में से डेटा निकाल सकता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें कि हैकर आपको अटैक करने की कोशिश करता है। तो जो पहला जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, अगर ये कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें कि ये सबका डेटा कैप्चर करते हैं अपने क्लाइंट्स का, जहाँ की उनके पासपोर्ट नंबर भी हो सकते हैं, उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी हो सकती है। ये अगर ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है ये लीक हो जाती है तो दे कम अंडर द कंप्लायंसेस,
सच एज GDPR जो कि यूरोपियन कंप्लायंस है, जबकि इंडिया में भी प्राइवेसी लॉ आ गया है, आने वाला है, और जो कि उसको गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट हो रही है। तो अगर इनकी डेटा जो प्राइवेट डेटा लीक होता है तो दे कैन कम अंडर कंप्लायंसेस। तो उस केस में इनको अपनी असेसमेंट्स करानी चाहिए, जो कि उनकी एप्लीकेशन की असेसमेंट और जहां जहां ये डेटा स्टोर कर रहे हैं उसकी असेसमेंट होती है, जो कि विच कम्स अंडर ISO 27001 एक स्टैंडर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। नॉट ओनली इट डज नॉट ओनली टेक केयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इट टेक्स केयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन कैन बी एनीवेयर। इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप में भी हो सकती है, पेन ड्राइव में भी हो सकती है, आपके एप्लीकेशंस में भी हो सकती है, इवन आपके एम्प्लॉय के हेड में भी हो सकती है। तो इट टेक्स केयर ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर एवर इट इज रिसाइडिंग, और वो इट इज सच ए ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड कि इट टेक्स केयर ऑफ एंटायर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वेयर एवर इट लाइज। तो एक तो इनको ये कंप्लायंस करा लेना चाहिए, बाकी इनका जो भी एप्लीकेशन है उसका असेसमेंट होना चाहिए थ्रू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो कि इनकी एप्लीकेशन को इंटरनली एथिकली हैक करके बता देंगे कि एक्सटर्नल हैकर इनका कैसे नुकसान कर सकता है। सो डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं इस कन्वर्सेशन में जानेंगे कि मैम क्या वो सर्विसेज करवा भी रही हैं, कंप्लायंस उनके पास है भी कि नहीं। लेकिन जसप्रीत जी के लिए आप क्या कहेंगे? वो तो सर ऑलरेडी जो है कंसल्टेशंस दे रहे हैं। तो जसप्रीत जी के केस में देखिए, वो खुद एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि सारी कंपनीज की मॉनिटरिंग कर रही है कि उनके यहाँ पर अटैक ना हो। सो ये जो है ये बहुत ही जरूरी सर्विस है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए, बिकॉज अब जो हमारे देश में जो इसके ऊपर कंप्लायंस है, जो कि हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्टिन जो है, उनकी तरफ से गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी 6 मंथ्स के 6 महीने के जो लॉग्स हैं वो स्टोर करने चाहिए, और अगर उन पे कोई अटैक होता है तो विद इन 6 आवर्स दे हैव टू गेट बैक टू सर्टिन को उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे यहाँ अटैक हो गया है। तो ये सर्विस बहुत ही जरूरी है जो जसप्रीत जी कर रहे हैं। बट इसमें भी क्या है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन कंट्रोल्स, जैसे कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आपने इनका फ्यूचर तक देख लिया है, और ये भी आपने देख लिया कि कहाँ गैप्स हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जानेंगे कि वो गैप्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। मैम, भावना मैम, जैसे कि अभी सर से हमने समझा कि अभी आप जो इतना डेटा हैंडल कर रहे हैं, तो आई एम श्योर टेक्नोलॉजी का इससे बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि इतना डेटा जो है पहले हम लोग काफ़ी टाइम लेते थे स्टोर करने के लिए, रजिस्टर्स हुआ करते थे, हम लोग फ़ोन पे बातें किया करते थे। अभी कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं इस डेटा के लिए? देखिए, अभी क्या है, पहले बहुत ज्यादा हमारा पेन पेपर वाला सब सारा सिस्टम रहता था, वी हैड टू नोट डाउन, वो सब डेटा मेंटेन करते थे। अभी सब CRM सिस्टम्स हैं, तो CRM सिस्टम पे इट इज इजी डेटा लेना, डेटा को स्टोर करना। और हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के साथ इमिग्रेशन के सब वर्टिकल्स हम देखते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट से लेकर के पेरेंट्स की माइग्रेशन एंड इन बिटवीन एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिस्टम्स, पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने होते थे, ईमेल वाज द ओनली वे। ईमेल के थ्रू सब सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते थे। अभी क्या है, अभी सिस्टम्स हैं, अभी हमारे पास सिस्टम है विच इज कॉल्ड माइग्रेशन मैनेजर। तो उसके थ्रू क्या होता है, इट इज अ वेरी सिक्योर्ड एंड एनक्रिप्टेड सिस्टम। तो उसके थ्रू हम जब सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो वो देने वाले के सेंडर के एंड से भी एनक्रिप्टेड है, हमारे एंड से भी एनक्रिप्टेड है, तो वो डेटा जो है वो सेफ रहता है हमारा। सो ये हम एक टेक्नोलॉजी में एक चीज लेके आए। वंडरफुल। सो ऐसा एक लेमैन सोचता है सर कि टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड हिम बिग टाइम, बट क्या एक जैसे आपकी तो इतनी पैनी नज़र है इसके ऊपर कि कहाँ लैप्सेस हो रहे होंगे, फटाफट उसको प्लग इन किया जाए। तो अभी जैसे मैम ने कहा CRM के थ्रू डेटा काफ़ी हैंडल करते हैं, ये बिलीफ है इनका कि एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है तो सेफ है। क्या ऐसा एक्चुअली में होता है सर? देखिए, हर बिजनेस को अपना सबसे बेसिक बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कराना चाहिए। मैं आपको आज से 20 साल पहले लेके जाना चाहता हूँ। जब आप अपना घर बना रहे होगे, आपने आर्किटेक्ट बुलाया, आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया, लेकिन घर के अंदर आप सबसे ज्यादा कंट्रोल एक लॉकर में डालते थे,
राइट, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, वॉटेवर आप वहाँ रखते थे। बिजनेस का भी यही है, आप अगर कहोगे कि मेरा पूरे बिजनेस को मैं एक बिल्कुल फोर्ट्रेस की तरह बना दूंगा, वो नहीं हो सकता। आपको अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे इन्होंने किया कि इनके लिए सीआरएम सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने सीआरएम में एडिक्वेट कंट्रोल्स लगाई, जैसे इंक्रिप्शन लगाया, राइट। कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, आप वो बिजनेस की क्या वैल्यू है, जिसको बिजनेस वैल्यू ऑफ डेटा बोलते हैं, अब वो चेक करते हो, फिर उसके हिसाब से आप कंट्रोल्स लगाते हो। अब जैसे जिस स्टूडियो में हम अभी शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिजिकल सिक्योरिटी के लिए आप एक चाबी वाला भी लगा सकते हो, आप बायोमेट्रिक्स भी लगा सकते हो, आप रेटिना स्कैन भी लगा सकते हो, लेकिन इस स्टूडियो के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या है और उसकी कितनी कॉस्ट है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप कंट्रोल लगाते हैं। मैम, हम लोगों ने फॉर्चुनेट हैं हम लोग बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर धाम हमारे इस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं। हम लोग जसप्रीत जी के साथ बैठे हैं, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सारी चीज़ें उनसे समझ भी पा रहे हैं। बट डेफिनेटली हम लोग इसलिए भी फॉर्चुनेट हैं बिकॉज आज हमारे को आपसे इमिग्रेशन के बड़े सारे एस्पेक्ट्स समझने को मिलेंगे। सो ये मुझे ज़रूर समझाइए कि आप किन किन इमिग्रेशन टाइप ऑफ इमिग्रेशंस को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, हम इमिग्रेशन के सारे वर्टिकल्स हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे पहले की जो तैयारी है, विच इज़ प्रोफाइल बिल्डिंग, जब जिसके बाद कि हम इमिग्रेशन के लेवल पे पहुंचते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, वहां से लेकर के वीज़ाज लाइक स्टूडेंट वीज़ाज, डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ाज, उसके बाद आपके हर टाइप की स्किल्ड माइग्रेशन और बिजनेस पीआर, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी और बहुत ही नीश फील्ड है। नॉट मेनी पीपल वुड नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पीआर्स दैट आर अवेलेबल। हमें ये भी नहीं पता होता, ज्यादातर हमारे माइंड में एक मिथ है कि बिजनेस इमिग्रेशन मतलब अच्छा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो इतने ब्यूटीफुली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो एज बार्स, लार्जली नो एज बार्स। आई मीन पीपल फ्रॉम एज ग्रुप स्टार्टिंग एज लो एज 25 से लेकर 65-70 ईयर्स तक के लोग माइग्रेट हो सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, एज आई ऑलरेडी सेड। तो इस टाइप के भी हमारे वीजाज हैं जो अनकंडीशनल पीआर्स में ट्रांसलेट होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत हद तक मुमकिन हो पाया है। मुझे इसमें ना आपसे लैंग्वेज बिल्डिंग जो आपने अभी बात करी, उसके बारे में कुछ समझाइए, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आई एम श्योर इसका मतलब ये होता होगा कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो कहीं ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है जहाँ पर हो सकता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम उसको आती हो, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज हैं, और इनफैक्ट हमारी काफ़ी पॉपुलर माइग्रेशन डेस्टिनेशंस में वो कंट्रीज आती हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, यूके है। तो इन कंट्रीज में माइग्रेट होने के लिए आपको लैंग्वेज के एक टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ता है, जिसे पॉपुलरली सब लोग आईएलटीएस पीटी के 2 सबसे पॉपुलर टेस्ट हैं। तो ये हम लोग इसके लिए ट्रेन करते हैं, और इस ट्रेनिंग की जब जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ओवर होने वाली होती है, तब तक हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक पोर्टल का एक्सेस देते हैं, जिसपे कि एग्जैक्ट वही इंटरफेस होता है जो वो एग्जाम के लिए जब बैठेंगे, व्हेन दे सिट द एग्जाम, उस पोर्टल पे उस तरह का इंटरफेस पे वो करते हैं। तो उसकी हम प्रैक्टिसेस देते हैं। जो एंटायर टेस्ट है वो AI स्कोर्ड है, मेरे पास मास्टर एक्सेस रहता है, उससे बहुत आसानी से मैं देख पाती हूँ कि बच्चे किस किस मॉड्यूल में, किस किस टास्क टाइप में कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, जो फिर मैं और मेरी टीम मिलके उसको करेक्ट कर लेते हैं। मैम, वंडरफुली एक्सप्लेन बाय यू। आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में ही बताया अभी तक, लेकिन मैं आपकी प्रोफाइल जब पढ़ रहा था तो उसके अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग और भी चीज़ थी, विच इज़ कॉल्ड स्टार्टअप वीज़ाज। मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने AI का जिक्र कर दिया और मेरे को जसप्रीत जी के अलावा और कोई याद नहीं आ रहा इस समय। जसप्रीत जी, AI मॉडल्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, जैसे कि ChatGPT बहुत पॉपुलर हो गया है, तो कितने सेफ हैं और इनको हैंडल करने का क्या एक प्रोसीजर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एंड आई डोंट थिंक सो अभी वर्ल्ड में कोई भी आंसर कर पाया है। अभी अबाउट 2 वीक्स पहले यूएस ने एक AI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, बहुत सारी कंट्रीज ने काम स्टार्ट कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि वी विल आल्सो मेक समथिंग फॉर रेगुलेशन ऑफ AI। आज की डेट में रेगुलेशन नहीं है। ये AI मॉडल चलता कैसे है? ये सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है। आज किसी ने मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अबाउट 2 मंथ्स पहले किसी ने पेंटागन के ऊपर एक अटैक की फोटो डाल दी यूजिंग अ AI सॉफ्टवेयर। 3 घंटे तक US स्टॉक मार्केट गिरता गया। उनके पास वेयर विदॉल था ये चेक करने के लिए कि वो बिल्कुल गलत फोटो थी। क्या इंडिया में किसी ने एक ऐसी गलत न्यूज लगा दी, आप समझिए क्या रैमिफिकेशन होगी ऑफ दैट। फिर सेकंड केस, एक कनाडा में एक जज ने
एक केस लड़ रहा था, उसमें एक वकील ने 3 एग्जाम्पल पेश किए जो उसने चैट जीपीटी से बनाए हुए थे। जज ने बोला ये एग्जाम्पल्स तो है ही नहीं, एंड जब जाके बाद में रिसर्च किया तो पता चला कि चैट जीपीटी ने वो एग्जाम्पल खुद ही केसेस फैब्रिकेट कर दिए थे। तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ये एआई मॉड्यूल्स जो डेटा थ्रो कर रहे हैं वो डेटा कितना करेक्ट है, कितना गलत है। इसके बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा यूज है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप चैट जीपीटी या कोई ऐसे एआई मॉड्यूल्स यूज करके u.com यूज करके आप बहुत अच्छे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देख सकते हो। सर एआई की रैमिफिकेशंस बहुत ह्यूज हैं। बिल्कुल आपकी बातें सुन के रोंगटे भी खड़े हो गए कि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन इसको हम कैसे गवर्न कर रहे हैं, रोक कैसे रहे हैं? जैसे अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशंस के अंदर भी आती है, आप ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, सर्टेन कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो उस केसेस के अंदर आप कैसे इंश्योर करते हो कि ये आने वाली तकलीफें दूर कर सकें? बहुत सारे बिजनेसेस एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी बना रही है, सेइंग कि इन केसेस में यूज ऑफ एआई टूल्स विल बी एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म हो, राइट, तो आप बिल्कुल मना कर रहे हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल नॉट हैपन थ्रू यूज ऑफ एआई मॉड्यूल्स, राइट। लेकिन आप अगर रिसर्च फर्म हो एंड आप करेक्ट आईपीआर को मेंशन कर रहे हो कि ये सोर्स मैंने यहां से लिया है, तो then companies are also welcoming use of AI tools. So it's all about the regulatory and the governance framework जो organizations depending upon the type of organization बना रही है। बहुत सारी news agencies are using AI tools to accurately give out information much more faster, 10x की स्पीड पे काम हो रहा है, राइट। बट बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स जैसे जिन्होंने मना कर दिया है कि देयर इज नो AI tools that will be involved। मैम, जैसे आपसे बात करके और एक जसप्रीत जी से उसका एक उस पर कोरोबोरेशन लेकर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बनती जा रही है, बट मेरा इंटरेस्ट अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। स्टार्टअप वीज़ा क्या चीज़ है? स्टार्टअप वीज़ा बेसिकली आप देख रहे हैं आजकल स्टार्टअप्स का बहुत ट्रेंड है, बहुत हर कोई उठ के स्टार्टअप वो कर रहा है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टार्टअप आइडिया के साथ हम आ रहे हैं वो कितनी उसमें स्केलेबिलिटी है। सो जो कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है, हम लोग की एक्सपर्टीज फील्ड है और उसमें होता क्या है, इट बिगिंस विद आइडिएशन कि आपका बिजनेस का आइडिया क्या है, एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि वो टेक बेस्ड हो। टेक बेस्ड है तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें हम उसकी वैलिडेशन, स्केलेबिलिटी, हर चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो वो इस तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें कि एक तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि एज बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, 25 ईयर्स से लेकर 65-70 ईयर्स तक के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बिजनेस ओनर्स हों वो भी, या जो कोई अच्छे हाई प्रोफेशनल्स मार्केटिंग फाइनेंस की फील्ड में रह चुके हों, कि जिनके पास की एक ऐसा आइडिया है जिसके जो कि कैनेडियन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और उसमें वो क्वालिटी है कि वो स्केल 1 से स्केल 10 तक हम उसे धीरे धीरे लेके जा सके, जो कि हम स्टेज वाइज एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीम एंड द मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग, जिनके की वो आइडियाज हैं जो उस आइडिया में लाना चाहते हैं। अब टेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। क्या हम ये समझें कि ये अभी सिर्फ कनाडा से ही आपका टाई अप है, या वही एक कंट्री है जो इस समय इस तरह की ऑप्शंस ओपन करके बैठी है? कनाडा ही अभी इस वक्त ऐसी कंट्री है जो इस स्टार्टअप प्रोग्राम को लेकर के आई है। कुछ साल हो गए, 4-5 साल हो गए इस प्रोग्राम को, बीच में कोविड आ गया था तो एक थोड़ा सा पॉज हो गया था, अभी वापस बहुत अच्छे से बूम पे है ये प्रोग्राम। सर, जैसे अभी मैम ने बताया कि अगर हम लोग कोई टेक बेस्ड आइडिया दे दें और वो आइडिया जो है अप्रूव हो जाता है, तो एक स्टूडेंट को या किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को एक इमिग्रेशन फैसिलिटी मिल जाती है। कनाडा बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैं यहाँ पर सर आपकी टेक्नोलॉजी, आपका जो आप रीचेस देखते हैं उसके प्रोएस के ऊपर, उसके महारत के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। अब जैसे चैट जीपीटी अगर हम देखें या फिर एआई अगर हम नज़र में रखें, तो क्या ये प्रोजेक्ट्स बनाने आसान नहीं है? और कैसे एक टेक्नोलॉजी, आप एक्सपर्ट हैं तो बता पाएंगे कि ये जो चीज़ बनाई गई है वो एक्चुअली प्लेगराइज्ड है या किसी की कॉपी करी है या फिर खुद से नहीं बनाई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट्स में आंसर करने का। सबसे फर्स्ट पार्ट, कितना आसान है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना। जस्ट टू टेल यू, चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी इजी कि कोई भी, इसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, LLM बोलते हैं, कोई इतनी जल्दी LLM बना दे, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया
U.com हो गया, या गूगल ने अपना बनाया, या माइक्रोसॉफ्ट अपना बना रहा है बार्ड करके, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक. सेकेंड, प्लेगरिज्म इज ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट टू कंट्रोल. क्या होगा कि मैं ChatGPT या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रॉम्प्ट दूंगा, वो कुछ बनाएगा, मैं उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, नंबर 1. नंबर 2, आज की डेट में कोई भी IPR लॉज जो है ग्लोबल, वो इसको दे डोंट फैक्टर इन AI मॉडल्स. सो आई थिंक एज द टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, I think some of these laws will also need to be evolved to check plagiarism and other such things. जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ChatGPT और ये सब चीजें काफी ज्यादा वो हो गई, पॉपुलर हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इस पूरे प्रोग्राम में देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन फैक्टर. इट इज नॉट अ पेपर टाइगर. बहुत जो थरो हमारी डिस्कशंस चलती हैं, जो प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनसे, वापस जाकर के डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, और जो पूरी मार्केट की रिसर्च है, कनाडा के किस प्रोविंस को पिक कर रहे हैं हम इसके लिए, वहां की रिसर्च उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली. सो अ लॉट ऑफ ऑल दिस कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन एंड द माइंड बॉगलिंग थिंग इज हैपनिंग. तो ये इतना भी सिंपल ऐसा नहीं है. और वहां पे भी सिंपल नहीं है, मैम बता रही हैं, क्योंकि अगर आप ChatGPT यूज करके कोई आइडिया ले भी आए हैं तो डेफिनेटली उसका एक ह्यूमन इंटरैक्शन जो है वो उसको बता देगा कि आपका है कि नहीं है. बड़े इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हुई हैं. आप मैम के नंबर्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं. जसप्रीत जी से हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, जाना और पूछा. उनके नंबर्स भी यहाँ दिए जा रहे हैं. साइबर लॉज के ऊपर कुछ भी जानना हो या साइबर सिक्योरिटीज का कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद हैं. डॉक्टर नवीन धाम, GISPL के नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए. कभी भी कुछ साइबर रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप डॉक्टर साहब को फोन कर सकते हैं. डेफिनेटली उनकी टीम आंसर करेगी, लेकिन आपको एक बड़ा ऑथेंटिक आंसर मिलने वाला है. आई एम श्योर ऑफ इट. इसके साथ चलते हैं डॉक्टर नवीन धाम के पास, समरी ले लेते हैं. डॉक्टर धाम, जैसा कि आपने इस कन्वर्सेशन में सुना इन सभी लोगों को, एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सी इनपुट्स होंगी मैम के लिए, बिकॉज जसप्रीत जी जब बोल रहे थे, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, आप काफी उसको एक्नॉलेज कर रहे थे एंड यू आर ऑल्सो नॉडिंग योर हेड इन इन्फॉर्मेशंस. तो डेफिनेटली मैं मैम के लिए पूछना चाहूंगा, क्या गैप्स दिखे आपको और किस तरीके से आप उसको फिल अप करना चाहेंगे? तो जैसे कि जसप्रीत जी का मैंने सुना दैट ही इज इनटू साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जो कि इन्होंने पूरा बताया SOC ऑपरेशंस के ऊपर. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग हो रही है, अटैक्स चेक किए जा रहे हैं, और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जिससे कि जितने भी लॉग्स हैं उनको ऑटोमेटिकली मॉनिटर करके और उनका समराइज करके, ऑटोमेशन करके, दे गिव द एनालिसिस कि अटैक्स कहाँ से हो रहे हैं. और ये बहुत ही अच्छा काम जो है किया जा रहा है इनकी तरफ से. और अगर भावना जी की बात की जाए, जितनी भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं उससे ये अपना काम आसान कर रही हैं, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है. और आई एम श्योर कि जितना भी इन्होंने अभी तक बताया, दैट इज प्रॉपर्ली सिक्योर्ड. बहुत खूब डॉक्टर धाम, बहुत ही अच्छी आपने इनपुट्स दी हैं. आई एम श्योर कि हम लोग इससे बहुत कुछ समझेंगे. जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पैच अपडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होने चाहिए. ये सब सिक्योरिटी मेजर्स हैं. आई एम श्योर आप इस इंटरव्यू को बार बार देखेंगे समझने के लिए कि कौन से सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए. सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड का अंत में यही भी करूंगा, बस इतना कहूंगा कि यदि आप कुछ ऐसी कुछ इजाद कर चुके हैं जिसको आप चाहते हैं कि वर्ल्ड उसको देखे और अप्रिशिएट करे, तो आप देर मत लगाइए, भावना जी से जल्द संपर्क कर लीजिए. नंबर्स में बार बार फ्लैश कर रहा हूं. आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि कहाँ आपके लैप्सेस हैं, कहाँ आपके गैप्स हैं, जसप्रीत जी इज द बेस्ट मैन फॉर यू. एंड आई एम श्योर डॉक्टर नवीन धाम इज डेफिनेटली अ चेरी ऑन द केक, बिकॉज जो उनकी इनपुट्स आ रही हैं वो एक ऐसी तरफ से आ रही हैं जहां इतने बैंक्स को सिक्योर करने के बाद वो आपको एक चुन चुन की चीजें बता रहे हैं कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं और उसको कैसे फिलअप किया जा सकता है. विद दिस मैं इस प्रोग्राम का अंत करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ. हमें यहाँ इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं यदि आपके भी कुछ इनपुट्स हैं हमें देने के लिए. धन्यवाद.